वर्ल्ड किडनी डे को समर्पित लिव लाइफ मोर फाउंडेशन आपका स्वागत करती है हेल्थ टाइम में और ये विशेष पेशकश आप तक लाई जा सकी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से, क्योंकि दोस्तों फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली उत्तर भारत में किडनी डिजीज मैनेजमेंट और किडनी ट्रांसप्लांट में एक मील पत्थर है। वर्ल्ड किडनी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है मार्च महीने के दूसरे वीरवार को। आइए जानें क्यों जरूरी है किडनीज के स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहना। किडनी यानी कि गुर्दे जरूरत से कम या बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता किडनी में कोई भी विकार आता है तो क्या तरीके आज मॉडर्न साइंस के पास हैं जिससे कि इन तकलीफों का इलाज किया जा सकता है। और ये हमें बताएंगे फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से सीनियर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन। डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने अपने सक्सेसफुल मेडिकल करियर की शुरुआत की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, जहां पर उन्होंने MBBS और MS की, और इसके बाद प्रेस्टिजियस PGI चंडीगढ़ से डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने यूरोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन यानी कि MCH की। डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन न केवल एक सीनियर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है पर साथ ही वो स्पेशलाइज करते हैं एंडोस्कोपिक एंड लेप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी में भी। मैं हूं प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप जसल और वर्ल्ड किडनी डे को समर्पित हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर संदीप, आपके शो के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमारा सवाल ये रहेगा जो हम जानना चाहेंगे कि किडनी डिजीज़ के लिए ये स्पेशल डे ऑब्ज़र्व करने की या मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि आज के समय में जो किडनी फेलियर का इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसका बढ़ने का कारण ये है कि दो बहुत मेन बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत साइलेंटली, दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जिनका पता नहीं चलता, और पता नहीं चलता तो पेशेंट उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं कराता, उसके टेस्ट नहीं कराता, और उसे पता उसी दिन चलता है जिस दिन उसकी किडनी ख़राब हो चुकी होती है। सो दीज आर द टू डिजीज़ेस, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया इज़ गोइंग टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ इतनी तेज़ इंसिडेंस से डायबिटीज़ बढ़ रही है, हाइपरटेंसिव्स बढ़ रहे हैं, और जितने भी हमारे किडनी ख़राब होने वाले मरीज़ आते हैं, रीनल फेलियर के पेशेंट्स आते हैं, उनमें से अधिकांश मैं कहूँ तो मोर देन 60% पेशेंट्स को या तो डायबिटीज़ होती है या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। तो इस वजह से ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो बीमारियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो इनकी वजह से किडनी ख़राब होती जाती है। और ये दो बीमारियां ऐसी हैं जिनको कि यदि हम अच्छे से कंट्रोल में रखें, इसको चेक में रखें, इसके टेस्ट कराएं, तो शायद किडनी कभी किसी की ख़राब होने की परिस्थिति ही न उत्पन्न हो। इसलिए टू इंक्रीज़ द अवेयरनेस फॉर किडनीज़, वी ऑल ओवर द वर्ल्ड, द नेफ्रोलॉजिस्ट, द यूरोलॉजिस्ट, द ट्रांसप्लांट सर्जन्स, they have started celebrating the second Thursday of March as the World Kidney Day, so that people get more aware of what are the diseases which can harm their kidneys। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से गुर्दा ख़राब हो जाता है। तो अगर उन बीमारियों को पहले से वो चेक में रखेंगे तो उनकी किडनी लंबे समय तक अच्छा काम करेगी और शायद कभी किडनी फेलियर उत्पन्न होने की नौबत नहीं आएगी। दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट दिस किडनी डे टू इंक्रीज़ दिस अवेयरनेस। डॉक्टर साहब, इस बात से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि किडनी फेलियर या किडनी डिजीज़, जिसका कि अल्टीमेट आउटकम किडनी फेलियर है ही, तो किडनी फेलियर हम किस कंडीशन को कहते हैं? देखिए, नॉर्मली हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, और गुर्दे का काम होता है हम शरीर में जो भी कुछ खाते पीते हैं, वट एवर वी आर ईटिंग, जैसे हमने खाना खाया, पानी पिया, जूस पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, तो जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा बॉडी के मेटाबॉलिज्म से कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं, कुछ बैड केमिकल्स निकलते हैं जिनको कि शरीर से बाहर जाना होता है। तो ये शरीर से बाहर ले जाने का काम, जो गंदगी होती है शरीर की, इसकी सफाई करने का काम हमारी किडनीज़ करती हैं। तो ये किडनीज़ हमारे शरीर के इस हिस्से में दो छोटी किडनीज़ करीब 10-10 सेंटीमीटर की लोकेटेड होती हैं। ये सारे शरीर की सफाई करती हैं।
तो एक बार जब किडनी में खराबी आ जाती है तो ये सारे जो टॉक्सिन्स हैं ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और इसकी वजह से मरीज़ को विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। उन सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर 1, एक तो पेशाब की मात्रा में कमी होना। जैसे कि नॉर्मल आदमी करीब करीब दिन भर में 1.5 से 2 लीटर 24 घंटे में पेशाब करता है, तो ये मात्रा में कमी हो जाती है। कई बार पेशाब 1 लीटर 500 ml 600 ml 200 ml या कई मरीज़ों में बिल्कुल ही पेशाब आना बंद हो जाता है। इसके साथ जो और लक्षण हैं उसमें मरीज़ की सांस फूलना, मरीज़ को फटीग होना, अननेसेसरी फटीग होना। कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज़ में और कोई सिम्टम नहीं होता और मरीज़ को सिर्फ थकान ज़्यादा लगती है, वो कोई भी काम करता है तो उसे थकान लग जाती है। तो जब उसका टेस्ट होता है तो पाया जाता है कि किडनी ख़राब है। तो सबसे मुख्य अर्ली लक्षण यही है कि एक तो पेशाब की मात्रा में कमी आना, दूसरा सांस फूलना, छोटी सी चीज़ छोटा सा काम करने के बाद भी मरीज़ की सांस फूलने लगना, पैरों में सूजन आना, चक्कर आना और बहुत ज़्यादा फटीग होना। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अर्ली स्टेज में गुर्दा ख़राब होने के समय रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई शिकायत जो मरीज़ को होती है या लक्षण बीमारी के, तो जब किसी को अगर ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो क्या उसको करना चाहिए या कि उसको पता लगे कि हाँ कहीं ये किडनी फेलियर तो नहीं है? कई मरीज़ हमारे पास आते हैं जो कि बहुत यंग होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होता, थोड़ी सी थकान ज़्यादा लगती है, हेडेक होता रहता है। तो ऐसे में रीनल फेलियर के लिए जब वर्कअप होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट। नॉर्मल आदमी का सीरम क्रिएटिनिन 1 के आसपास रहता है, अराउंड इट्स वैल्यू इज़ 1 मिलीग्राम%। जब किडनी फेलियर हो जाता है तो ये क्रिएटिनिन बढ़ के 5, 6, 7, 8, 9, 10 कई मरीज़ों में 20 तक पहुंच जाता है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन का। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन एग्जामिनेशन का। जब यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो किडनी की मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन लीक करने लगती है। जब उसमें कमज़ोरी आ जाती है तो वो प्रोटीन को रोक नहीं पाती, शरीर में प्रोटीन लीक करने लगती है। और तीसरा टेस्ट होता है एक सिंपल सा पेट का अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि किडनी की हालत कैसी है ये पता लगाया जा सकता है। तो ये तीनों टेस्ट ईजिली कहीं भी किसी भी सेंटर पे, किसी भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में किए जा सकते हैं और इससे किडनी की कोई भी बीमारी हो उसको बहुत जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से हम लोग किडनी फेलियर की डायग्नोसिस बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब के साथ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, यानी कि इलाज के क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं उसके बारे में। डॉक्टर साहब, देखिए, एक बार जब किडनी ख़राब हो जाती है तो जो किडनी का बेसिक फंक्शन है शरीर की गंदगी को खून से साफ़ करना, वो फंक्शन हैम्पर हो जाता है। शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, तो हमें इस टॉक्सिन को साफ़ करना है। तो इसके लिए 3 प्रमुख ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पेशेंट के पास। सबसे कॉमनली जिसको हर मरीज़ जानता है, हर घर में लोग जानते हैं, जिसे कि डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस का मतलब होता है हम शरीर की मोटी खून की नसों में एक कैनुला लगा देते हैं, उससे जो गंदा खून होता है शरीर के बाहर निकाल के एक मशीन में जाता है। वो मशीन में फ़िल्टर होता है, जैसे कि किडनी में फ़िल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है। उस फिल्टर से वो सारी गंदगी साफ़ हो जाती है और अच्छा खून वापस शरीर में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन होता है पेशेंट के पास ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है जिसको कि पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, जिसमें कि हम मरीज़ के पेट में एक छोटी सी नली डाल देते हैं, जिससे कि मरीज़ स्वयं अपने आप ही घर पे उसमें से पानी डाल के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्लीन करके अपने घर पे ही डायलिसिस कर सकता है। तो एक हुआ हीमोडायलिसिस, दूसरा हुआ पेरिटोनियल डायलिसिस और तीसरा इन सबसे अच्छा जो सबसे ड्यूरेबल ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण का। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है कि हम किसी हेल्दी डोनर से, बिकॉज़ हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, तो एक गुर्दा निकाल के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गुर्दा जो होता है वो सारा फंक्शन टेक ओवर कर लेता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस द बेस्ट ऑप्शन इज़ किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें कि मरीज़ को लंबे समय तक किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं होती। ये तो हुई बात डॉक्टर साहब डायलिसिस की और ट्रांसप्लांट की, लेकिन जब किसी पेशेंट को डायलिसिस पे डाला जाता है तो कितनी देर तक पेशेंट डायलिसिस के ऊपर रह सकता है, कितनी देर तक उसको बिना नुकसान डायलिसिस कंटिन्यू की जा सकती है?
देखिए, जो ऑर्डिनरी डायलिसिस होती है, हीमोडायलिसिस, जो कि शहर के बहुत से सेंटर्स में रहती है, डायलिसिस मशीनें रहती हैं, तो डायलिसिस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रख सकती मरीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, जो डेटा देखें वर्ल्ड लिटरेचर का, वो ये कहता है कि अगर 100 मरीज़ हैं, आज की तारीख में उनकी डायलिसिस शुरू हुई, उनको अगर हम 5 साल तक फॉलोअप करें, उनको देखें कि उनमें से कितने मरीज़ों का क्या होता है, तो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 5 साल के बाद सिर्फ 60% मरीज़ ऐसे होंगे जो कि ज़िंदा रहेंगे, 40% ऑलरेडी मर चुके होंगे, और उन 60% मरीज़ों में भी अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस होगी। विस अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट को लें, जो आज 100 मरीज़ ट्रांसप्लांट कराते हैं, उनको अगर 5 साल तक देखें तो 5 सालों के बाद 80% मरीज़ डिजीज़ फ्री और बिल्कुल हेल्दी होंगे। तो डायलिसिस, जैसा कि सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझना चाहिए, डायलिसिस इज़ जस्ट लाइक अ ब्रिज। ये एक पुल है, और पुल है वो नदी के ऊपर है, हमें पुल के उस पार जाना है। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है, अल्टीमेट गोल जो है, वो किडनी ट्रांसप्लांट है। और जब तक आप ट्रांसप्लांट के लिए आपके पास डोनर नहीं अरेंज हो जाता, फाइनेंसेस नहीं हो जाते, बिकॉज ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें पैसे के साथ साथ परिवार के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, डोनर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आदमी उन सब चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं कर लेता, तब तक के लिए डायलिसिस एक ब्रिज थेरेपी की तरह है। डायलिसिस एक पुल है जो कि आपको तब तक ज़िंदा रखे हुए है जब तक कि आप ट्रांसप्लांट नहीं करा लेते। अदरवाइज़ नॉर्मली डायलिसिस में आप साल, 2 साल, 4 साल, जैसे जैसे टाइम टू डायलिसिस बढ़ता जाता है, जितने ज़्यादा समय से पेशेंट डायलिसिस में रहता है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और कई बार वो कॉम्प्लिकेशंस मरीज़ की जान भी ले लेती हैं। कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको डायलिसिस होते समय ही ब्लड प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, वहीं पे कोलैप्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, जो उनके फिस्टुला बना रहता है डायलिसिस के लिए, उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस शुरू के 1 साल तो मरीज़ को बहुत अच्छा लगता है कि डायलिसिस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे डायलिसिस का समय बढ़ता है, वैसे वैसे तकलीफ़ें बढ़ना शुरू होती हैं, और तब मरीज़ को रियलाइज़ होता है। इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो इन सब मोडालिटीज़ में दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज उसके बाद पेशेंट को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बाद वो स्वस्थ जीवन विदाउट डायलिसिस बिता सकता है। तो डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपने अभी बताया, लेकिन आमतौर पे लोगों में एक खास तरह का डर रहता है किडनी ट्रांसप्लांट से पहले। जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ा ऑपरेशन है, छोटे ऑपरेशन से भी लोग डरते हैं। तो ट्रांसप्लांट किस हद तक सेफ़ है डोनर के लिए जिसने किडनी अपनी देनी है, और रेसिपिएंट के लिए जिसको किडनी प्राप्त होनी है? देखिए, जो डोनर है उसकी सेफ्टी इंश्योर करना तो हमारा काम है। जो मदर नेचर है, प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 किडनीज़ दी हैं। देयर आर 2 किडनीज़ इन एवरीबडीज़ बॉडी, और जब भी एक किडनी नॉक ऑफ होती है या एक किडनी ख़राब होती है, तो दूसरी किडनी ऑटोमेटिक उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बड़ी हो जाती है, और वो दूसरी किडनी का फंक्शन अपने आप स्वयं कर लेती है, किडनी का हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का काफ़ी बड़ी उम्र में, 60-70 साल की उम्र में, कभी अल्ट्रासाउंड होता है तो पाया जाता है कि उनको जन्म से एक ही किडनी है। तो नॉर्मली 2 किडनी होने की वजह से एक किडनी कभी भी कोई भी आदमी स्वेच्छा से किसी को दान कर सकता है। अगर वो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी। और आज के समय में जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं डोनर नेफ्रेक्टमी का, वो पूरा दूरबीन से होता है, जिसको कि लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी कहते हैं। उसमें शरीर में 2-3 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, और निचले हिस्से में बहुत छोटा सा एक चीरा दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ईजिली जो भी डोनर होता है वो अपनी किडनी दान कर सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती। 3-4 दिन में मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता है, घर चला जाता है। डोनर को किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। पहले के समय में क्या होता था कि लोग चीरा दे के, बहुत लंबा सा बड़ा चीरा दे के वो किडनी निकालते थे, उसकी वजह से डोनर को थोड़ा बहुत मॉर्बिडिटी रहती थी। बट आज के समय में बिकॉज हम लोग दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, लैप्रोस्कोपी से, तो बहुत आराम से ऑपरेशन हो जाता है और डोनर पूर्णतया स्वस्थ रहता है। और किडनी मिलने के बाद जो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है आज के समय में, वो अराउंड 90 to 95% है। तो अगर हम 100 मरीज़ों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो 1 साल बाद 90 से 95% मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट की जब बात आती है या गुर्दा दान करने की बात आती है किसी को, तो हमारी कंट्री में कुछ लॉज हैं जिनको हमें मान करके चलना पड़ता है। तो कौन कौन गुर्दा दान कर सकता है अगर किसी को ज़रूरत हो गुर्दा
प्राप्त करने की? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे देश में एक एक्ट है जिसको कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, जो कि हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था ईयर 1994 में। तो इस एक्ट का पर्पज़ ये था कि हमारे देश में क्या हो रहा था कि लोग पैसे के लिए अपना गुर्दा बेच देते थे। तो अब गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया है जिसमें कि गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर दिया है कि ये रिलेशंस हैं, ये नियर रिलेटिव्स हैं जो कि किसी को अपनी किडनी दे सकते हैं। तो उन रिलेशंस जो गवर्नमेंट ने एक्ट में डिफ़ाइन किए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है माता पिता, मरीज़ के माता पिता, मरीज़ के भाई बहन, मरीज़ की वाइफ या मरीज़ के हस्बैंड, मरीज़ के बच्चे या मरीज़ के ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या मरीज़ के ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये सभी लोग किडनी दे सकते हैं और स्वेच्छा से दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं है। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर प्रोविज़न इन द एक्ट जिसमें कि कोई भी इमोशनली रिलेटेड डोनर हो, जैसे कि बहुत घनिष्ठ मित्र हों, बचपन से साथ रहे हों, या बुआ के बेटे, चाचा के बेटे, सेम फैमिली के लोग हों, या दो लोगों में किसी में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो, वो एक दूसरे को किडनी दे सकते हैं। और बस उसमें ये हमें इंश्योर करना होता है कि उसमें पैसे का लेन देन ना हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रूल्स बनाए हुए हैं। एक ऑथराइजेशन कमेटी हर सिटी में, हर स्टेट में बनाई हुई है। तो ये केसेस उस ऑथराइजेशन कमेटी में अप्लाई करते हैं। वो कमेटी ये देखती है कि इनमें कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, वो सारी वेरिफिकेशन करती है। और अगर कमेटी को ये लगता है कि ये जो ट्रांसप्लांट है ये जेन्युइन है तो वो साइन करके गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दे देती है और वैसी स्थिति में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट जब हो जाता है तो पेशेंट कैसी लाइफ बिता पाता है? क्या उसका मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट, उसको ज़रूरत रहती है कि वो दवाई खाए या खाता रहे? कितना उसको हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है अपने चेकअप के लिए? देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बिकम्स नॉर्मल। सो सबसे इम्पॉर्टेंट किडनी ट्रांसप्लांट की यही है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद आदमी वापस अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल जा सकता है। उसका ब्लड प्रेशर बिना किसी इलाज के ठीक हो जाता है, उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ठीक हो जाती है, एवरीथिंग टर्न्स टू इट्स नॉर्मल प्लेस। ट्रांसप्लांट में बिकॉज जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है ये एक फॉरेन बॉडी की तरह होती है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो गंदगी निकालने की क्षमता है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो इस किडनी को हमेशा लगातार निकालने की कोशिश करती है, जिस प्रोसेस को रिजेक्शन कहते हैं। इसके लिए हमें कुछ दवाएं देनी पड़ती हैं मरीज़ को। तो वो मरीज़ को दवाएं आमतौर पर ज़्यादा लंबे समय तक लेनी होती हैं, कभी बार तो ज़िंदगी भर चलती हैं वो दवाएं। लेकिन उनमें अच्छी बात यह है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इम्यूनोसप्रेशन है, जो ज़्यादा डोज की दवाएं हैं, वो शुरू के 2 या 3 साल होती हैं। उस शरीर होता है हमारा, वो अडेप्ट कर लेता है उस किडनी को पहचानने लगता है। जैसे कि कोई स्ट्रेंजर आए, किसी से हमारी दोस्ती हो, तो दोस्ती में कुछ समय लगता है, धीरे धीरे हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह से नई किडनी जब शरीर में आती है तो बॉडी को 1.5-2 साल उसको समझने में लगते हैं कि ये मेरे ही शरीर का हिस्सा है, इसे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इतनी देर तक थोड़ी इम्यूनोसप्रेशन हाई डोज में चलती है। 2 साल के बाद धीरे धीरे डोज कम हो जाती है, 4 साल के बाद और कम हो जाती है, 10 साल के बाद और कम हो जाती है। तो इस तरह से जो डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन है वो धीरे धीरे करके टेपर ऑफ होती रहती है और काफ़ी 10 साल के बाद तो बहुत ही मिनिमम डोज में इम्यूनोसप्रेशन चलती है। तो दवाएं होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, इजीली मैनेज की जा सकती हैं। और नंबर 2, इन दवाओं का जो खर्चा है वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे मरीज़ का खर्चा कम होता जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो भी धीरे धीरे समय के साथ कम होते जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम के अंत में पहुंच गए हैं और चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप एक टेक होम मैसेज हमारे दर्शकों को ज़रूर दें कि वो कैसे किडनीज़ की देखभाल करें, और यदि किसी को किडनी फेलियर हो ही गया है तो वो ज़िंदगी का अंत नहीं है। क्या उम्मीद उनको रखनी चाहिए कि हाँ, उनका एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है, और बिकॉज़ हमने इंसान का जन्म लिया है तो फाइट करना हमारे ब्रेन में भगवान ने बनाया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन तो का मतलब है कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो नमक
का इंटेक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपकी हैबिट्स में है तो इन हैबिट्स को पूरी तरह से बदल डालिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए खाने में, नमक से हाइपरटेंशन होती है। अगर आपके माता या पिता डायबिटिक या ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो आपको पूरे प्रिकॉशन रखने चाहिए, अपना वेट कंट्रोल में रखें। अगर इतने मेजर्स आपने ले लिए तो 70 to 80% आपकी किडनीज़ में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से साल भर में एक बार हेल्थ चेक ज़रूर कराएं, उसमें एक यूरिन का सिंपल सा एल्ब्यूमिन का टेस्ट करा लें, सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करा लें, तो इससे किडनी की आप सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और अगर भगवान के वजह से कभी कोई गलत बीमारी हुई भी तो आप उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। और ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस से और इन्वेस्टिगेशन से आप अपने आप को किडनी की बीमारियों से बचा सकते हैं। और अगर कभी कुछ हो गया तो उसको अर्ली डिटेक्ट करके बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। एंड ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ वेरी ड्रेडली थिंग। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य पर किडनी डिजीज़ और ट्रांसप्लांट सर्जरी पर इतना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके माध्यम से मुझे लोगों को ये बताने का मौका मिला जो हमारा एक्चुअल पर्पज़ है वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करने का, कि अपने गुर्दे की रख रखाव कैसे करें। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से हमारा ये संदेश लोगों तक पहुँच रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। डायलिसिस में बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी, हमेशा बीपी लो रहता था, आना जाना बहुत मुश्किल रहता था, पर डायलिसिस करानी भी बहुत ज़रूरी थी। मैं 8 महीने डायलिसिस करता रहा, उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लमें होती थी और मेरे चक्कर आता था और खट्टा पानी चलता था, जो भी खाते थे वो बाहर निकलता था, सारा कुछ 8 महीने ही प्रॉब्लम में रही। और शरीर में सारी कंपन रहती थी और चढ़ने में दिक्कत होती थी, सांस चढ़ता था और यूरिन भी कम आता था। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। डायलिसिस के दौरान तो कुछ राहत नहीं मिली, भी 2 दिन आराम किए, तीसरे दिन फिर डायलिसिस कराना आ गए। ट्रांसप्लांट होने तो बाद इन्हां दा आउटपुट इन्नी अच्छी है जो कि इन्हां दी आम लाइफ विच नहीं सी इन्नी जिहड़ी हुण इन्हां दी आफ्टर ट्रांसप्लांट इन्हां लाइफ विच आ गई सी। जिहड़े जो चीज़ां असीं पिछे छोड़ आए हां हुण असीं उन्हां नूं प्रॉपर अपनी लाइफ विच लियाना चाहते हैं, अपनी इंजॉयफुल लाइफ करना चाहते हैं। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं अब
बहुत ठीक हो गई हूँ और मैं हर काम कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, अपने घर को, अपने बच्चों को सब देख सकती हूँ मैं। और ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, मेरा नाम हीरा सिंह है एंड आई एम अ CKD 5 स्टेज 5 पेशेंट। बेसिकली मेरे को किडनी क्रॉनिक डिजीज़ की जो बीमारी थी जनवरी में डायग्नोस हुई थी समवेयर अराउंड, सो विच इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। काफ़ी सरप्राइज था ये सब सुन के कि ये किडनी क्रॉनिक डिजीज़ मेरे को कैसे हो सकती है, बिकॉज जो मेरा टोटल बैकग्राउंड है वो एज ए स्पोर्ट्समैन रहा है हमेशा से। But at the end of the day, when I met the doctors, everybody, I mean, they gave me, some advice and, the guidelines around it. काफ़ी सारी गाइडलाइन थी जिससे मुझे पता लगा कि ये किसी को भी हो सकता है अल्टीमेटली। सो वी हैव टू टेक इट एज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेसिकली जब मेरे को सजेस्ट किया गया तो इट वाज फर्स्ट द किडनी बायोप्सी, जहाँ से मेरे को पता लगा कि किस तरह की डिजीज़ ये बेसिकली है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एंड मेरे फैमिली के लिए मिली, इट वॉज क्वाइट डिस्टर्बिंग। बट टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू थिंक फ्रॉम द मेडिकल लाइन्स की तरफ देखा जाए तो इतना भी डिस्टर्बिंग नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज़ गॉट अ ट्रीटमेंट on the way. So जिसका ट्रीटमेंट है एंड अल्टीमेटली when I spoke to doctors, it gave me a lot of confidence and slowly and gradually I read about this online मैंने काफ़ी इसके बारे में डिटेल में सर्च करी, जिससे मुझे बताया कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक काफ़ी प्रोडक्टिव लाइफ इंसान जी सकता है।